गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी चैप्टर 7 में देखा था लास्ट तक कि कैसे कैसे थ्योरीज दिए गए थे। तो हम लोग को देखना था नेक्स्ट थ्योरी जो था वो कॉस्मिक थ्योरीज के बारे में देखना था। ठीक है, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कॉस्मिक इवोल्यूशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। तो हम लोग थर्ड नंबर देख रहे थे, कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या देख रहे थे, कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ में जैसे बहुत सारा बात बोला गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, व्हेन meteors do strike the earth, the friction create such heat that it can be burn and disintegrate all life form। जब मेट्रियोट्स बोला कि साइंटिस्ट के थ्रू कि मेट्रियोट्स जब स्ट्राइक किया था अर्थ पे तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और सच हीट, वहाँ कुछ हीट रिलीज हुआ था जिस कारण से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। एट द सेम टाइम देयर आर क्लेम दैट ऑब्जेक्ट रिजेंबलिंग अ प्रिमिटिव सेल हैव बीन फाउंड इन द मेट्रोइड्स। जो पहले वाले सेल थे वही मेट्रोइड्स में क्या दिखे, फॉर्म करते हुए दिखाई दिए। हेंस सर्च ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट स्टिल गोज ऑन। और दूसरे प्लेनेट पे लाइफ का जो है खोज करना स्टार्ट किया गया। तो दिस थ्योरी प्रपोज दैट लाइफ में नॉट हैव ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एट ऑल, इंस्टेड सम मेट्रियोट्स और कॉस्मिक डस्ट में हैव कैरीड लाइफ टू द अर्थ। मतलब कि मेट्रियोट्स और कॉस्मिक डस्ट के कारण भी लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसीलिए हम लोग इसको थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी बोलते हैं। विच मीन्स सम स्पोर और सीड्स, दैट मीन्स स्पर्म्स, form a extraterrestrial source like planet or a distant star may have infect the barren earth and then evolved। मतलब कि अर्थ के अलावा भी बहुत जगह लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम बोल सकते हैं लाइफ कुड नॉट हैव अराइजन one or several times in a various part of galaxy or universe. This theory cannot be rejected straight away. Through there is no evidence currently available with the discovery of liquid water beneath Jupiter ice and the likelihood of fossils in the rocks of Mars. This theory has surfaced gain through it gain by क्रेडिबिलिटी। मतलब बोला कि हम सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ आते हैं ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बोला कॉस्मिक डस्ट के कारण स्टार और गैलेक्सीज पे भी लाइफ फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बताया कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो कॉस्मिक से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले पूछे जाते थे, तो कॉस्मिक पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो है हम लोग को करना है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर जो हम लोग का पॉइंट है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो पॉइंट हमारा इस पे मोर और लेस हम लोग को कंसंट्रेट करना है कि केमिकल इवोल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए, जिसमें सबसे पहले बताया गया ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग डार्विन व्यू बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनाया गया, जिसको हम लोग नॉर्मली डार्विन व्यू के नाम से जानते हैं। डार्विन व्यू किसके नाम से जानते हैं हम लोग इसको, डार्विन व्यू के नाम से जानते हैं। सेकंड जो इसमें थ्योरी दिया गया इसको हम लोग ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी। और थर्ड जो दिया गया था उसको हम लोग मिलर एंड यूरो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी और थर्ड जो दिया गया यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूरे एंड
मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग का केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, जिसको हम लोग साइंटिफिक केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है वो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस है। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस क्या है? साइंटिस्ट हाइपोथेसिस है ये हम लोग का, ठीक है। तो इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल डार्विन व्यू में बोला गया, जैसे जो बात बताया गया, तो उसमें क्या हुआ कि पॉसिबल स्टेप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स था हम लोग का कि एटम्स, मतलब कौन कौन से एटम्स फॉर्म हुए, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फर्स्ट स्टेप है हमारा पॉसिबल स्टेप्स ओरिजिन ऑफ लाइफ में, हम लोग देखेंगे कि पहला स्टेप है एटम्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया। सेकंड स्टेप है गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो हाइड्रोजन गैस बना, वाटर वेपर बना, मीथेन गैस बना, अमोनिया गैस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये इतने सारे गैसेज के फॉर्मेशन हुए। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि मीथेन जो था वो वाटर से रिएक्ट किया और शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया। तो हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है। जैसे इसके स्टेप से क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉसिबल स्टेप्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ, पॉसिबल स्टेप्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे फर्स्ट स्टेप था एटम्स और गैसेज। एटम्स में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार गैसेज के नाम आपको याद रखने हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और गैसेज में हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर, हाइड्रोजन गैस के बाद वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोसाइनिक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, ये इतने सारे गैस को बोला। तो सबसे पहले पहला स्टेप में इतना पॉइंट याद रखना है कि कैसे पॉसिबल है, तो ये एटम और ये गैस अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा स्टेप बोला कि मीथेन जो था वो रिएक्ट किया वाटर से तो बनाया शुगर, फिर फैटी एसिड, ये दो चीज का फॉर्मेशन दिखाया कि वो शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ठीक है। ये रिएक्शन आगे हम लोग को मिलेगा मिलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिर अगर मीथेन जो है वो वाटर और अमोनिया से, मीथेन जो है वो अमोनिया और वाटर दोनों से रिएक्ट कर गया, ठीक है। मीथेन अमोनिया और वाटर दोनों से रिएक्ट किया तो अमीनो एसिड बनाया। क्या बनाया? अमीनो एसिड, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप दिया है मीथेन जो है वो अमोनिया, वाटर और हाइड्रोसाइनिक एसिड तीनों से किया। मीथेन जो है वो अमोनिया, वाटर और हाइड्रोसाइनिक एसिड तीनों से रिएक्ट किया, ठीक है। जब ये तीनों से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है नाइट्रोजन बेस। क्या बनाता है? नाइट्रोजन। अब ये देखेंगे कैसे कैसे क्या वो बात की चीजें नाइट्रोजन बेस। तो देखिए अमीनो एसिड बना, नाइट्रोजन बेस बना। हम लोग को पता है DNA RNA का फॉर्मेशन इसी सब के थ्रू होता है। थर्ड स्टेप में शुगर और शुगर आपस में मिले, ठीक है। थर्ड स्टेप देखेंगे, ये इतना है। फर्स्ट स्टेप एटम, गैस, ये सब अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ देख रहे हैं। तो मीथेन जो है वाटर से मिला तो शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया। मीथेन अमोनिया और वाटर से मिला तो अमीनो एसिड बनाया, और मीथेन अमोनिया वाटर और हाइड्रोसाइनिक एसिड से मिला तो नाइट्रोजिनस बेस बनाया। थर्ड स्टेप में क्या होता है इसके? थर्ड स्टेप में शुगर जो है वो शुगर से मिलता है और पॉलीसैकेराइड बनाता है। थर्ड स्टेप क्या है? शुगर जो है शुगर से मिलेगा और पॉलीसैकेराइड बनाया। क्या बनाया? पॉलीसैकेराइड बनाया। फिर देखा कि फैटी एसिड जो वो ग्लिसरॉल से मिलके प्रॉपर फैट बनाया। फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर प्रॉपर फैट्स बनाता है, ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर प्रॉपर फैट। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाएगा।
अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलकर प्रॉपर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाया। तो देख लीजिए ये सब हमारे बॉडी में मिलता है और लाइफ में मिलता है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर, नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड बनाया। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से मिला तो क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया और एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का कि शुगर, नाइट्रोजन बेस जो है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाया और न्यूक्लिक एसिड बनाया। फोर्थ स्टेप में आते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, ठीक है, ये नोट डाउन भी करते चलेंगे। शुगर जो है शुगर से मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बनाता है, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाता है, नाइट्रोजन बेस शुगर से मिलकर फॉस्फेट से मिलकर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ये सब हमारे डीएनए के कंपोनेंट है। ठीक है, और डीएनए से ही बॉडी का फॉर्मेशन यानी कि जीन का फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर बोला कि फोर्थ स्टेप एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन जो है वो कॉन्सर्वेट बनाता है। फोर्थ स्टेप क्या है, एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन जो है कॉन्सर्वेट बनाता है। एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन क्या बनाता है, कॉन्सर्वेट बनाता है। फिर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल जो है, ठीक है, क्या है हम लोग का फिफ्थ स्टेप, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल जो है आपका ये मिलता है, मिलकर हम लोग को एन एरोबिक केमो हेट्रोट्रॉप्स बनाता है। क्या बनाता है, एन एरोबिक केमो हेटेरोट्रॉप्स, एन एरोबिक केमो हेट्रोट्रॉप्स बनाता है। ठीक है, और लास्ट है ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करके O2 बनाता है। ठीक है, क्या है, ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है वो क्या करता है, ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, O2 का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या बनाना था, O2 बनाना था, वो हम लोगों ने बनाया। तो बोलेंगे इट लेड टू ऑक्सीडाइज एटमोस्फेयर, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर। और इसीलिए किसका फॉर्मेशन हुआ है, O2 के कारण ऑक्सीजन लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्युमुलेट करना है, इसको देखना है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में पॉइंट बताया गया कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया that life originated from earth inorganic atmosphere in the past. It arose as a result of series of sequential chemical reaction over million of year। मतलब बहुत सालों तक sequential method हुआ, मतलब sequential chemical evolution होता रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ को भी बताता है, यानी कि बायोजेनेसिस को भी बताता है। ठीक है, तो टोटल 6 स्टेप में O2 का फॉर्मेशन हुआ और यही हमारे लाइफ को क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो भी फॉर्मेशन हुआ है ये इनऑर्गेनिक सोर्स से हुआ है, इसको बताया डॉर्विन्स ने। ठीक है, लेकिन ओपेरियन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने क्या किया, 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, रशियन AI ओपेरियन 1923 और इंग्लिश मैन जो थे एक JBS हेल्डेन। ठीक है, ओपेरियन और JBS हेल्डेन 1928 इंडिपेंडेंटली गेव द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया, इसीलिए इसको हम लोग ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वुड हैव बीन फॉर्म थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी कुछ फॉर्म हो रहा है वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। इन द अर्थ प्रीमोर्डियल सूप और भी माइट से डार्विन वार्म लिटिल पॉन्ड। मतलब कि ये बड़ा अमाउंट में बता रहा है और डार्विन ने पॉन्ड के अमाउंट में बताया। तो दे प्रपोज दैट केमिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
occurred in the warm ocean। तो क्या बताया इन्होंने कि केमिकल सिंथेसिस जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो अकर्ड करेगा कहाँ पे, ओशन पे। दैट्स मीन्स देयर वाज abundant energy for the synthesis of chemical on the earth। it was present in the form of पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब ये ओरिजिन तभी होगा जब पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा कहाँ से, फ्रॉम सन, सिंस देयर वाज नो ओजोन लेयर टू द इनहिबिट दिस एनर्जी टू इंटर द अर्थ। मतलब कि कोई ओजोन लेयर नहीं होना चाहिए तभी अर्थ पे आएगा। दूसरा बोला कि रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव रॉक, रेडिएशन कहाँ से होगा, रेडियो एक्टिव रॉक से होगा। थर्ड बोला हीट एनर्जी के थ्रू भी हो सकता है फ्रॉम वोल्केनोज से। एंड फोर्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू भी हो सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए तब मिलर आए और उन्होंने जिसको बोलते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया क्या क्या स्टेटमेंट दिया, उसको हम लोग देखते हैं। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट थर्ड नंबर पॉइंट है हम लोग का, थर्ड एक्सपेरिमेंट। यही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हम लोग का केमिकल इवोल्यूशन का, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी बुक को जब आप खोलेंगे तो आपको सेकेंड या थर्ड पेज में मिलेगा यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डायग्राम वहाँ से हम लोग देखते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट का। देखिए एनसीईआरटी के बुक में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बट फिर भी एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग को देखना था, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम है। आप पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि बॉइल्ड वाटर लिया गया, उसको हीट किया गया, ठीक है। क्या किया गया, हीट किया गया। यहाँ पे डायरेक्शन टू फ्लो के लिए मतलब पानी देने के लिए अपना है। अब ये डायरेक्शन इसका इधर की तरफ दिखा रहा है, इसको बोले हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब हीट हो रहा है तो हीट होने के बाद वेपर ऊपर की फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ पे वैक्यूम लाइन एक बनाया हुआ है ताकि कोई दूसरा एयर ना आ सके, ठीक है। जा रहा है ऊपर की तरफ, आया, आने के बाद ये पहुंचा गैस चैम्बर के पास। गैस चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड यूरे एंड मिलर ने लगा कर रखा था। वो दोनों इलेक्ट्रोड जैसे ही वेपर से मर्ज किया, यानी कि आयंस के कारण दोनों टच हो गया और एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। और गैस चैम्बर में क्या क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था और हाइड्रोजन था। तो सपोज टू बी प्रिमिटिव अर्थ पर जो गैस था वो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो फॉर्म हुआ, अब यहाँ से ये गर्म हो चुका था तो नीचे की तरफ आया कंडेंसर के पास। तो वाटर आउट और वाटर इन कराने के लिए, क्योंकि कंडेंसर जो है ये दिया हुआ है कंडेंसर टू कूल टू वेपर, वेपर को कूल करने के लिए। कूल किया, कूल करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जो आ रहा है तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचा, यहाँ आके लिक्विड को ट्रैप कर लिया गया टू विड्रॉ प्रोडक्ट फॉर्म को विड्रॉ करने के लिए। तो देखिए कि बिग बैंग थ्योरी आपको बताया गया था। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक रॉड टच हुआ तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ, और इलेक्ट्रिकल स्पार्क होने के बाद जो जो प्रोडक्ट बने थे उस चीज को दिखाया गया। तो इनके थ्योरी में बताया गया यूलर और मिलर में कि यूलर और मिलर में बोला कि स्टेनले मिलर और हार्लोट सी यूरो, ठीक है, डिड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड पुट ओपेरियन हाल्ड्रे थ्योरी टू टेस्ट इन। मतलब ओपेरियन हाल्ड्रे के बाद को ये आगे एक्सप्लेन करा इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो उस समय हुआ होगा उस चीज को इमेजिनेशन करके ये बनाया, ठीक है। बनाने के बाद क्या बताया कि वाटर को फ्लास्क में लिया, उसको बॉइल्ड किया, बॉइल्ड करने के बाद वो सर्कुलेशन किया, सर्कुलेशन करते हुए वो वेपर जो है ऑक्सीजनेशन करके रिएक्शन कंप्लीट करेगा। उसके बाद एनर्जी को सप्लाई किया गया, वो पहुंचा इलेक्ट्रिकल स्पार्क किया और फॉर्म इलेक्ट्रॉन एट द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में जो इलेक्ट्रोड था उसके कारण। तो एक ही प्लेस पे ट्रैप कर लिया गया जितने सारे भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। तो कंडीशन क्या आता है कि रिजल्ट ऑफ यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, तो रिजल्ट क्या था आप सुनेंगे ध्यान से। द केमिकल फॉर्म ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड अमीनो एसिड लाइक एनालिन, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ जिसको एनालिन, एंड ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, एल्डिहाइड, सिंपल सुगर लाइक राइबोज, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक एडेनिन, वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस्ड डीएनए और आरएनए। मतलब इतना चीज का फॉर्मेशन हुआ जब स्पार्क हुआ, इनके रिजल्ट में बताया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एस्पार्टिक एसिड, सिंपल सुगर, एडेनिन, ग्लाइसिन, एनालिन, डीएनए, आरएनए, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला इनका, तो रिजल्ट अगर आता है तो आपको बता चुके हैं। कंक्लूजन क्या आएगा, सुनेंगे ध्यान से कंक्लूजन के लिए।
कंक्लूजन क्या है कि सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो फर्स्ट है कि अबायोटिक सिंथेसिस, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग सोर्स, ठीक है। तो अबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सजेस्ट द अबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। तो सबसे पहला हम लोग का एक्सपेरिमेंट यही था नॉन लिविंग का, डार्विन व्यू में। तो बोला कि लाइफ जो ओरिजिनेट करेगा वो नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ। सेकंड इसका कंक्लूजन है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल लाइक न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड etc could have been formed on primitive earth in a similar condition। पहले भी इसी तरीके से अर्थ में जो भी लाइफ फॉर्म हुआ इसी तरीके से हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस, एस्पार्टिक एसिड, एडेनिन, ग्लाइसिन, एनालिन, इन सब का फॉर्मेशन ये हमारे बॉडी में, लिविंग बॉडी में मिलता है। थर्ड कंक्लूजन था कि सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक would have combined to form कॉम्प्लेक्स पॉलीमर लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी बना, तो बोला पहले भी ऐसा हुआ होगा। फोर्थ है फ्री ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय, जो फ्री ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि फ्री ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सपोर्टेड द ओपेरियन हाल्डेन हाइपोथेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर एट द प्रिमिटिव अर्थ। ओपेरियन के एक्सपेरिमेंट में भी ये बात बताया गया था। तो लास्ट पॉइंट है कि अबायोटिक सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल इज पॉसिबल, अबायोटिक मॉलिक्यूल ऑफ is possible only in the reducing atmosphere, the abundance of free oxygen prevent the abiotic origin of life। यानी कि क्लियर बताया कि अबायोटिक से बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है, तभी हमारे ऑक्सीजन का एब्सेंस है, और फिर बाद में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो हम लोगों ने देखा था कि नॉन लिविंग में कैसे हुआ था ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। तो बोल सकते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ, फाइनल कंक्लूजन है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ inorganic atmosphere in the past, but it no longer happened today. Today life originated only from pre-existing life as postulated by लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने जैसा हम लोगों को बताया, ठीक है। तो ये तीन थ्योरी था केमिकल इवोल्यूशन में, जिसमें हम लोगों को देखा, जिसमें इंपॉर्टेंट है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, जो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने रिजल्ट बोला है और 4 कंक्लूजन बनाया वो आपको बताना होगा, ठीक है। लेकिन कॉसरवेट हमने एक चर्चा किया था अभी कि कॉसरवेट का फॉर्मेशन, कॉसरवेट होता क्या है। तो कॉसरवेट जो है आपका वो है क्लस्टर ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन लाइक सबस्टांस। कॉसरवेट क्या होता है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन लाइक सबस्टांस जो कि टेंड टू फॉर्म ड्रॉपलेट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर, जो कि ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करता है जब हम उसको वाटर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कॉसरवेट जो होता है वो फॉर्म करता है कब, an organized layer of water molecule from around the large protein molecule। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल के अराउंड जब जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कॉसरवेट का। तो बोलेंगे हम लोग कि स्पेरिकल एग्रीगेट इन एक्वस मीडियम, हमेशा किस मीडियम में रहेगा, एक्वस मीडियम में रहेगा, ठीक है। कॉसरवेट ग्रो इन, कॉसरवेट हम लोग देख रहे हैं, कॉसरवेट, ठीक है। कॉसरवेट ग्रो इन साइज बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मीडियम, द बाउंड्री लेयर टेंड टू द सेलेक्टिवली इज अलाउंग द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल दैट इंटर्ड। मतलब कॉसरवेट जो है वो ग्रो करता है ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम किसी फॉर्म द मीडियम, वो मीडियम फॉर्म करता है। दैट्स मीन्स हम लोग नॉर्मली याद रखेंगे कि कॉसरवेट जो है वो हमारा प्रोटीन का ही क्लस्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यही है। अब है इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो डायग्राम है वो आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहां से हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ
नोट्स सेल्फ बनाएंगे आप लोग पूरे लेक्चर को सुनकर, ठीक है, जो भी बोला जा रहा है उसको सुनकर लिखेंगे, आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। तो इवोल्यूशन के मीनिंग को देखते हैं। इवोल्यूशन के मीनिंग का मतलब इसका डेफिनेशन, इवोल्यूशन में डिफाइंड एज स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस चेंज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज मतलब स्लो, इरिवर्सेबल और कंटिन्यूअस चेंज है। इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन पॉपुलेशन ओवर नंबर ऑफ जनरेशन, मतलब कि ये जनरेशन के ऊपर बहुत सारा चेंजेस कराता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन या डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा बोल सकते हैं इवोल्यूशन में भी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिंपलर ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सिंपलर ऑर्गेनिज्म से होगा पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, ये भी हमारा क्या है, इवोल्यूशन है। तो ग्रेट डाइवर्सिटी जो हमारा एक्सटिंक्ट किया था 3500 मिलियन ईयर एगो, यानी कि इवोल्यूशन का जो मेन सबसे स्टार्टिंग टाइम वो 3500 मिलियन ईयर एगो है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटीज, क्या क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप समझने का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन से हम लोग रिलेशंस भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपना ही इवोल्यूशन देख रहे हैं तो हमारा कैसा था, हेड स्कल कैसा था, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, क्या क्या चेंजेज हुआ, ये सारा हम लोग किससे पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशन से ही। तो दैट्स मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन के एविडेंस को देखते हैं कि इवोल्यूशन का एविडेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला एविडेंस हम लोग को देखना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या है, प्लैनेटोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला एविडेंस हम लोग का है प्लैनो, PALAENO, प्लैनेटोलॉजिकल इवोल्यूशन, प्लैनेटोलॉजिकल इवोल्यूशन। सिर्फ लेक्चर को सुनने से ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। प्लैनेटोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स, किसका स्टडी करते हैं, फॉसिल्स के स्टडी को बोलते हैं, फॉसिल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन। तो इसमें क्या आता है, फॉसिल्स क्या होते हैं, जो मर चुके हैं ऑर्गेनिज्म, डेड हो चुके हैं, उसके जो बचे हुए पार्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन रॉक फॉर सेंचुरीज, मतलब कहीं भी बहुत सालों तक अगर जो हमारे रिमेनिंग पार्ट होते हैं या इम्प्रेशंस होते हैं वो रह जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स कैन बी बोन और टिथ, इम्प्रेशन, कास्ट और एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स में बोन, टिथ भी हो सकते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, इम्प्रेशंस, कास्ट भी हो सकते हैं। तो प्लैनेटोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट, प्लैनेटोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट दैट स्टडी द फॉसिल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में फॉसिल्स के स्टडी को करते हैं वो क्या हमारे प्लैनेटोलॉजिस्ट होते हैं, और वो क्या क्या फैक्ट्स इमर्ज करते हैं उसको देखते हैं। तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स फॉलोइंग फैक्ट हैव बीन इमर्ज्ड। जब फॉसिल्स का स्टडी करते हैं तो क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट, देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज दैट लाइव्ड इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइव कर रहे थे, एंड आर एक्सटिंक्ट नाउ, एक्सटिंक्ट मीन्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर, मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो बहुत टाइम तक नहीं रह रहा है, तो उसका स्टडी, या एक्सटिंक्ट स्पीसीज सो, एक्सटिंक्ट स्पीसीज सो सिमिलरिटीज विथ प्रेजेंट डे फॉर्म, हम इस चीज़ को इमर्ज करते हैं कि जो एक्सटिंक्ट है उनका प्रेजेंट डे के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ऐसे एज फॉर एग्जांपल ऊली, अगर हम लोग बात करते हैं ऊली मैमोथ्स की, ऊली मैमोथ्स की अगर बात करते हैं, व्हिच फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन सर्वेनियन रीजन, मतलब सर्वेरियन रीजन में उसके फॉसिल्स को लिया गया था और वो एक्सटिंक्ट कर चुका है 10,000 ईयर एगो पहले, लेकिन डेफिनेटली उसको डिफर है प्रेजेंट डेज के फॉर्मेशन से। तो ऊली मैमोथ्स जो था वो फॉसिल्स के फॉर्म में मिला, कहाँ मिला था, साइबेरियन रीजन में मिला। फिर फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड होता है
तो शो करता है कि न्यू स्पीसीज के टाइम के हिसाब से कि वो कब फॉर्म हुआ था, मतलब वो कब क्रिएटेड हुआ था, कब डिस्ट्रॉय हुआ, इसके लिए फॉसिल्स एविडेंस से हम लोग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं। मतलब कि अभी के ऑर्गेनिज्म कितना डेवलपमेंट किए हैं वो सारा का सारा हम किसके हेल्प से बता सकते हैं, फॉसिल्स के हेल्प से बता सकते हैं। तो सिंपल सा थिंग्स हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है कि प्लेनेटोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम लोग को बताता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा प्लेनेटोलॉजी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री करने का मतलब कब कैसे क्या हुआ। दूसरा कैसा फॉर्म और स्ट्रक्चर था एक्सटिंक्ट एनिमल का, वो बताएगा, ठीक है। थर्ड जो होता है उसके हैबिट और बिहेवियर के बारे में बताता है। और फोर्थ जो है वो कनेक्टिंग लिंक, यानी कि इससे पहले किस टाइप के ऑर्गेनिज्म थे और अगला कैसा है, इस चीज को बताता है। तो जैसे कनेक्टिंग लिंक की अगर बात करते हैं तो जैसे एज फॉर एग्जांपल आता है हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स। क्या आता है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि फीचर बताता है रेप्टाइल और बर्ड के बीच के कनेक्टिंग लिंक का। आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। तो कैसे उसके मिसिंग लिंक को समझते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स एज अ मिसिंग लिंक उसको हम लोग बोलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग लिंक बोलते हैं। अगर आप डायग्राम देखोगे, अब यहाँ बनाना संभव नहीं है, आप अगर देखते हो तो आपका जो बर्ड मिलेगा और डायनासोर आपका, यानी कि जो रेप्टाइल मिल रहा है, उनके बर्ड के वीक और रेप्टाइल्स के माउथ दोनों सिमिलर मिलेंगे। बर्ड का जो बींग था आर्कियोप्टेरिक्स का, उसकी तरह ही जो रेप्टाइल है उनके शॉर्ट हैंड होते हैं, फ्रंट फॉर लिम्ब, और हाइंड लिम्ब जैसे इसका होता था उसी तरीके से उसका दिखेगा। उसका फीदर होता था तो इसका पॉनी टेल दिखता है। तो बोला कि इसमें मिसिंग लिंक में क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इट हैड द बिक लाइक अ बर्ड बट टीथ एंड हेवियर जॉ लाइक रेप्टाइल। मतलब कि आर्कियोप्टेरिक्स जो था उसका जो वीक दिख रहा था वो बर्ड की तरह, और टीथ और हेवियर जॉ जो था वो रेप्टाइल की तरह दिख रहा था। दूसरा पॉइंट आया कि इट फॉर्म लिम्ब बेयर मॉडिफाइड इनटू बीइंग लाइक बर्ड, ओके, बता चुका हूं मैं। बट हैड क्लॉ ऑन इट्स विंग, मतलब विंग की तरह इनके क्लॉ बने हुए थे। बहुत सारा ऐसा है, फीदर जो था वो टेल की तरह हो जा रहा था। तो ये मिसिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स और रेप्टाइल, मतलब आर्कियोप्टेरिक्स इज एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, ठीक है। तो फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इज अ एविडेंस दैट बर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स से ही पता चला कि बर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है किससे, रेप्टाइल से। तो ये हम लोग क्या देखेंगे, एविडेंस में हम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। फॉसिल से हम लोग प्लांट का भी एविडेंस देख सकते हैं, साथ में एनिमल का भी एविडेंस देख सकते हैं। तो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बरीड इन द रॉक। कहाँ पे मिलेगा, रॉक में ही मिल सकता है। तो बहुत सारा फॉसिल्स है और उसके फॉसिलाइज करने के तरीके हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को पीडीएफ जो भेजा जाएगा उसमें एविडेंस के सारे लिस्ट मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का एविडेंस जो देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को ही हम लोग नॉर्मली एडेप्टिव रेडिएशन तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोजियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, थैंक यू।